बच्चों, कैसे हो भाई आप लोग? मजे में? कैसी कट रही है आजकल? हैं? हाँ, अच्छी ही कट रही होगी। तो भाई आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अंदाजा लगा लिया? आज हम लोग एक ऐसा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड के लिए कुछ खास मायने नहीं रखता, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो मेडिकल का हो यानी नीट की बात हम कर रहे हैं या फिर वो आईआईटी की बात हो, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्चुअली हम लोग जो यहाँ पर पढ़ेंगे वो एक स्पेशल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही कहा जा सकता है, ठीक है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए डेरिवेशन फॉर्मूलास के कोशिश हम यही करेंगे कि कम से कम कराए जाएं, ठीक है। जितना बहुत जरूरी है वही डेरिवेशन कराएंगे, अदरवाइज डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में भी जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली वो ऐसे ही आते हैं कि जो डेटा गिवन है वो डायरेक्ट फॉर्मूला में फिट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए यहां से हम लोग ये खेला शुरू करते हैं। इस कंसेप्ट का नाम है पैरेलल पाथ रिएक्शन, या फिर इसे कंपीटिंग रिएक्शन भी कह सकते हैं, साइड चेन रिएक्शन भी इसको कहा जाता है। इस कंसेप्ट में एक्चुअली होता क्या है कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस सेम टाइम में एक से ज्यादा पाथ के थ्रू प्रोडक्ट्स बनाता है, ठीक। यानी एक प्रोडक्ट से एक ही समय में एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं और प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन के पाथ अलग अलग होते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो भाई आइए शुरू करते हैं इस कंसेप्ट को। तो माई सेल्फ इज के शुक्ला एंड इट इज योर एवरग्रीन सदाबहार खूबसूरत यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद के शुक्ला। तो भाई खेला शुरू किया जाए। तो आइए हेडिंग ले लेते हैं हम लोग। क्या भी बताया भाई? नंबर ऑफ नेम्स फॉर सेम कंसेप्ट है, ठीक है। तो कोई भी नेम यहां पर दिया जा सकता है, इसलिए हम ये सारे नेम लिखा देते हैं। पैरेलल पाथ रिएक्शन कह सकते हैं आप, या फिर इसे आप कह सकते हैं कॉम्पीटिंग रिएक्शन। कॉम्पीटिंग भाई PETING, कॉम्पीटिंग रिएक्शन, या इसे साइड चेन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये तमाम नेम सेम कंसेप्ट के लिए हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें होता क्या है। अभी हमने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस क्या होता है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट सेम टाइम में बनाता है, ठीक है। तो रिएक्शन लिख ली जाए, यानी डेफिनेशन लिख ली जाए। तो द reaction in which a substance reacts। एक और बात यहां पर समझ लें कि ये जो रिएक्शन है यानी पैरेलल पाथ रिएक्शन है, ये मोस्टली रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस में देखी जाती है। समझ में आ रही है बात ना? कहां पर? रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशंस में। इसलिए रिएक्ट्स, या हम यहां पर लिख सकते हैं आर डीकंपोजेज। बात समझ रहे हैं? डीकंपोज का मतलब होता है डिके होना, टूटना, ठीक है। तो डीकंपोजेज इन मोर देन वन वेज साइमल्टेनियसली। समझ रहे हैं ना? इज कॉल्ड डॉट। क्या भाई? इज कॉल्ड, कोई भी नेम यहां से लिख सकते हैं। ओके, बात समझ में आ गई। अब यहां पर ये भी हम आपको बता दें कि ये मोस्टली, ठीक है, ये जो पैरेलल पाथ रिएक्शन है
ये कहाँ देखी जाती है? रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस में। तो हम कह सकते हैं कि इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये नॉर्मल एक्टिविटी में नहीं होती, होती है, लेकिन मोस्टली रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस से रिलेटेड होती है। और यहां पर ये भी जान लें कि जो पैरेलल पाथ रिएक्शंस हैं, ठीक है, पैरेलल पाथ रिएक्शंस आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये किस ऑर्डर की होती है भाई? फर्स्ट ऑर्डर की होती है। समझ गए? तो आइए समझते हैं कैसे। देखो, जैसे एक एग्जांपल हमने लिया कि एक सब्सटेंस ए है और ए से क्या बन रहा है? बी। और सेम टाइम में देखिए ए रिएक्ट होकर बी बना रहा है और सेम टाइम में यानी साथ ही साथ ए सी का भी फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक, ऐसे लिख दो या ऐसे बना दो, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। एक ही चीज है भाई, एक ही रिप्रेजेंटेशन हुआ ये। ठीक है, और ऐसे ये K1 ये K2। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर देखिए ए डिकम्पोज हो रहा है, सेम टाइम में बी और सी दो प्रोडक्ट बना रहा है। ये जरूरी नहीं है कि दो ही प्रोडक्ट बने, 3 4 6 कुछ भी बन सकते हैं। तो मान लो भाई 3 प्रोडक्ट्स बन रहे हो, तो हम क्या करेंगे? यहां पर मान लो ऐसे कर दिया, ये डी भी बन रहा है तो ये K3 हो जाएगा, चौथा बन रहा है तो वो भी ऐसे लिख देंगे। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल हम जो कंसेप्ट आपको बताने चल रहे हैं वो 2 का बता रहे हैं। जैसा 2 का होगा उसी तरीके से हम 3 4 प्रोडक्ट्स के केस में भी काम करेंगे। क्लियर हो रही बात? तो आइए भाई देखिए यहां पर हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, समझिए। यहां पर हमसे कहा जाएगा कि फाइंड, इन चीजों को समझ लें। फाइंड कीजिए क्या? एवरेज रेट कांस्टेंट। एवरेज रेट कांस्टेंट, या कुछ राइटर इसे इफेक्टिव रेट कांस्टेंट भी लिख देते हैं। एवरेज रेट कांस्टेंट या इफेक्टिव, ये एवरेज में हमने ए बी ई लिख दिया है, समझ लेना। ठीक है, इसी तरीके से एवरेज हाफ लाइफ, हाफ लाइफ। ठीक है, तीसरा एवरेज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, या हम यूं कह दें एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है भाई, या हमसे यहां पूछा जा सकता है कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, ए की या फिर बी, ठीक है, और सी, या तीनों की पूछ सकते हैं। इसी तरीके से भाई देखिए हमसे यहां पर परसेंटेज प्रोडक्शन पूछा जा सकता है, परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ बी एंड सी, या जितने भी प्रोडक्ट हैं सबका पूछा जा सकता है। ये बात समझ में आ रही है भाई? कंफर्म हो रहे ना? या हमसे यहां पर पूछा जा सकता है एवरेज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये ध्यान रखें कि एवरेज रेट कांस्टेंट, एवरेज हाफ लाइफ, एवरेज एक्टिवेशन एनर्जी, या एवरेज, ये एवरेज टर्म जहां जहां पर है इसका मतलब हम ए के लिए बात कर रहे हैं, यानी एवरेज रेट कांस्टेंट ऑफ दिस अपीयरेंस ऑफ ए होगा। ठीक है, एवरेज हाफ लाइफ ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए होगा, एवरेज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए की बात की जाएगी, एवरेज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब ए से बी और सी का फॉर्मेशन। अब ये कैसे हम यहां पर सॉल्व करेंगे इस बात को हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर रेट आपको पढ़ा चुके हैं, फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स डिटेल समझा चुके हैं। तो देखो बेटा, अगर हम इस पैरेलल पाथ एक्सप्रेशन को 2 पार्ट में लिख लें, देखो पहला पार्ट हम ऐसे लिख लेते हैं ए टू बी,
यानी ए से क्या फॉर्म हो रहा है भाई, बी। अब अगर ए से बी फॉर्म हो रहा है और इसका रेट कांस्टेंट कितना है, K1 है, तो इसका रेट एक्सप्रेशन हम लिख लें भाई। तो रेट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये फर्स्ट ऑर्डर है, 1 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं यहां। इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दोनों तरीके बता चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए यानी dA अपॉन dt इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई, बोलो, K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। यानी अब इन दोनों को अगर हम मिलाकर भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से भाई देखिए, हम A टू C यानी दूसरी पार्ट की बात करें तो A से क्या बन रहा है, C, और रेट कांस्टेंट इसका क्या है, K2। तो इसे हमने लिख दिया रेट 1 यानी R1, समझ लो, ठीक है। अब यहां पर रेट 2 की बात करें तो ये हो गया भाई क्या, K2 कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब आप जानते हो रेट एक्सप्रेशन हमेशा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के टर्म में हम जब लिखते हैं तो वहां पर क्या होता है भाई, ठीक है, नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। तो अगर अब यहां पर हम इस तरीके से लिखें तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन dt इज इक्वल टू K2 कंसंट्रेशन ऑफ ए हो गया। बोलो भाई, कोई दिक्कत किसी तरीके की है, समझ गए। तो अब जरा देखिए कि सेम टाइम में हम ये कह सकते हैं कि मान लो दो मॉलिक्यूल या एक नंबर हम ना लेकर के एक हाइपोथेटिकल टर्म ले लेते हैं कि x मॉलिक्यूल ए के बी में कन्वर्ट होते हैं, तो वो सेम टाइम में y मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सी में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, समझ पाए ना। अब यहां पर ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि भाई अगर हम ऐसे कह दें इफ K1 ग्रेटर देन K2 यानी K1 K2 से बहुत ज्यादा हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस, हम इसका सेंस क्या लेंगे भाई, इसका मतलब ये हुआ कि B इज द मेजर प्रोडक्ट, यानी बन तो दो रहे हैं लेकिन B क्या हुआ, मेजर प्रोडक्ट हुआ। इसका मतलब C माइनर प्रोडक्ट हुआ। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर K1 ग्रेटर देन K2 है, मच मोर लार्जर है देन K2, इट मींस क्या हुआ कि A से B का फॉर्मेशन, ये मेन रिएक्शन हुई, मेन रिएक्शन पाथ हुआ, और A टू C ये सेकेंडरी या कहा जाए साइड रिएक्शन पाथ हुआ। इतनी बात समझ गए ना। अब ये हमने रेट एक्सप्रेशंस लिख लिया है किसके किसके टर्म में, जो दो पैरेलल पाथ हैं इनको हमने सेपरेट करके आपको समझाने की कोशिश की है। अब जरा देखिए, अगर हमें ये लिखना हो कि व्हाट इज द ओवरऑल, ध्यान से समझना, इस रेट से डिसअपीयर हो रहा है कौन, ए, और इस रेट से भी क्या डिसअपीयर हो रहा है, ए, मतलब ए ही तो बी और सी में कन्वर्ट हो रहा है भाई। तो बी के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और सी के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, क्लियर। तो जरा आप सोचिए, अगर हम कहें व्हाट इज द ओवरऑल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, क्या होगा भाई। तो ओवरऑल हम ऐसे लिख दें, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई टी इज इक्वल टू, भाई क्या लिखें हम, R1 प्लस R2, क्लियर हो रही बात। तो ये क्या लिख दिया जाएगा बेटा, K1 A, ठीक है, प्लस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये बात समझ गए ना भाई, कोई दिक्कत। तो यहां से हम लिख सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू K1 प्लस K2 और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत। यही क्या हुआ, ओवरऑल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए हो गया। यहां तक समझ पाए, कंफर्म हुई बात ना भाई। तो जल्दी से ये नोट कर लें तो आपको यहां से आगे के कंसेप्ट लिए जाएं, बताए जाएं भाई, जल्दी कीजिए।
नोट कर लें भाई, हो गया। तो अब आगे इसको मिटा दिया जाए, ठीक है, ये लीजिए भाई, मिटा दिया गया। बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर की तरह ही कंसेप्ट आपको यहां पर समझना है, बिल्डअप करना है, समझ रहे हो ना भाई, कुछ भी स्पेशल नहीं है। अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें तो देखिए जो लास्ट इक्वेशन यहां पर हमने लिख रखी है, ये लास्ट वाली नीचे, इसको मैं नहीं यहां पर डस्टिंग अभी हुक कर रहा हूं, इसी से पॉइंट को आगे लेंगे। तो देखो भाई क्या बनेगा रिजल्ट इसका, ये हमारा जो बना ये क्या है, ये है रेट लॉ, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, रेट लॉ कहेंगे। अब इस रेट लॉ के बेसिस पर अगर हम देखें तो भाई इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दें अगर चाहें तो, देखिए कैसे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख दें के एवरेज, ठीक है, के एवरेज इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी हमारा क्या हो गया, रेट लॉ, ठीक है, ये इसको भी क्या लिख सकते हैं, रेट लॉ। अब जरा सोचिए कि के एवरेज है क्या एक्चुअली, के एवरेज इज इक्वल टू के वन प्लस के टू, क्लियर हो रही बात, के वन प्लस के टू। तो यहां पर के एवरेज क्या है भाई, रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो अब जरा देखो इसको थोड़ा सा हम लोग यहां तक क्लियर, तो अब इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म बना लेते हैं भाई, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ए को इधर ले आओ, ठीक है, तो ये हो गया माइनस के एवरेज इंटू डी टी। अब ये बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर की तरह एक्सप्रेशन मिल गया ना भाई। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो देखो जब टाइम जीरो है यानी रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुई है, तो कंसंट्रेशन क्या ली जाएगी भाई, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, और जब रिएक्शन कहां तक हुई, टाइम टी तक हुई, तो क्या लिया जाएगा, ए, कंफर्म हो गए। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो रिजल्ट क्या आने वाला है भाई, जानते हो, डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट लिख लें, चलिए भाई बता देते हैं, नहीं आप नाराज हो जाए। तो लॉग बेस ई पर, ठीक है, जरा देखिए भाई कहां से कहां तक, ए नॉट टू ए इज इक्वल टू माइनस के एवरेज, और टी कहां से कहां तक, जीरो टू टी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लॉग बेस ई रिमेन कंसंट्रेशन माइनस लॉग बेस ई पर इनिशियल कंसंट्रेशन हुआ इज इक्वल टू माइनस, अब तो समझ जाओगे, के एवरेज इंटू टी, डायरेक्ट कर दिया, समझ गए भाई। तो लॉग बेस ई पर रिमेन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू लॉग बेस ई पर इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस के एवरेज इंटू टी। तो ये देखिए भाई, ये हमें मिल गया यहां पर एक्सप्रेशन। अब इसको हम फर्दर बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर की तरह ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, देखो, रिमेन कंसंट्रेशन अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ई की पावर, क्या लिख दूं भाई, बोलो, समझ रहे हैं ना, माइनस ये हो गया के एवरेज इंटू टी, ठीक है, यानी रिमेन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन इंटू ई की पावर माइनस के एवरेज इंटू टी। तो ये देखिए भाई, ठीक है, ये इक्वेशन हो गई जहां से हम, अभी याद रखना, अभी आगे हम फिर याद दिलाएंगे, जहां से हम टाइम टी पर, यानी जब टी टाइम तक रिएक्शन प्रोसीड हो चुकी है, कितने टाइम तक, टी टाइम तक जब रिएक्शन हो गई, तो टी टाइम पर एक की रिमेन कंसंट्रेशन कितनी है, यहां से हम निकाल सकते हैं, समझ गए ना। तो ये क्या हो गई, ये इंटीग्रेटेड फॉर्म हो गया ना काइनेटिक इक्वेशन का, किसके लिए, पैरेलल पाथ रिएक्शन के लिए।
अगर हम इसे log बेस 10 के टर्म में लाना चाहते हैं, किस टर्म में भाई, log बेस 10 के टर्म में लाना चाहते हैं, तो बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर की तरह बस मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, वहां बता चुका हूं कि एवरेज इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, ठीक है, log बेस 10 पर इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन रिमेन कंसंट्रेशन। बस के एवरेज का मतलब क्या होता है जानते हो ना भाई, K1 प्लस K2, ये यहां से अभी बताया ना, K1 प्लस K2 को के एवरेज लिख दिया, तो ये बन गया log बेस 10 के टर्म में। अब आपको पता है हमने कहा था कि भाई आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2.303 अपॉन टी, किसी भी तरीके की कंफ्यूजन है होगी नहीं ना। अरे भाई फर्स्ट ऑर्डर, अगर ध्यान से 2 पार्ट में हमने फर्स्ट ऑर्डर पढ़ाया है, ठीक है, और अगर ध्यान से आपने दोनों वीडियोज पूरा कंप्लीट देखा है तो फिर इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज क्या होगा भाई, कहते हैं ना, हरि चले हरि मिलन से, हरि थे हरि के पास, और जब हरि हरि से मिले तब हरि भय उदास। समझ रहे हो ना, है? हरि चले हरि मिलन से, ठीक है भाई, आप चले इसे सीखने के लिए, हरि थे हरि के पास, और ये कहां पर समझाया जा चुका है डिटेल, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। अगर वो नहीं पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर के, आपने वीडियोज पूरे नहीं देखे हैं, तो क्या होगा, जब हरि हरि से मिले, समझ गए ना, तो हरि भय उदास। ओके, तो ये नौबत ना आए भाई, कर लो। तो देखो अब इसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे log बेस 10 पर मान लो इनिशियल को a लिखा, तो रिमेन क्या लिख सकते हैं, a माइनस एक्स, एक्स क्या है, अमाउंट कंज्यूम्ड या डीके, ठीक है, तो ऐसे भी ये एक्सप्रेशन हम दे सकते हैं भाई। बोलो कोई दिक्कत किसी तरीके की है इसमें, नहीं है ना। तो ये जल्दी से नोट कर लो भाई, नोट करो, हो गया। तो देखो अब जैसे फर्स्ट ऑर्डर में हम लोगों ने क्या फाइंड किया था भाई, आधा जीवन, हाफ लाइफ, ठीक है, तो आइए अब हम हाफ लाइफ देखते हैं, किसके लिए, हाफ लाइफ फॉर पैरेलल पाथ रिएक्शन, समझ रहे हो ना। तो अब यहां पर देखो, यहां पर हम जो हाफ लाइफ पढ़ेंगे, एक्चुअली वो एवरेज हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, मतलब जो सब्सटेंस हमने यहां पर लिया था ए, वो सब्सटेंस सेम टाइम में 2 पाथ से डिके हो रहा है, दोनों पाथ की अपनी सेपरेट हाफ लाइफ होगी जो एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। क्लियर हो गई बात। तो यहां पर देखो इस चीज को समझना, हम दोबारा इसको लिख लेते हैं कि ये भाई बी बना और ये हुआ सी। अब इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका T हाफ 1 ले लिया हमने, इसका रेट कांस्टेंट K2 है, और यहां पर ये है T हाफ 2। तो ये है, समझ पाए ना। और यहां पर A के लिए जब हम निकालेंगे तो इसे T हाफ एवरेज कहेंगे। तो ये है हाफ लाइफ फॉर डिसअपेरेंस ऑफ A, ये है हाफ लाइफ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B। क्लियर हो रही बात, क्लियर, या हम ऐसे कह दें, इट इज हाफ लाइफ फॉर डिसअपेरेंस ऑफ A बाई दिस पाथ ओनली। क्लियर। और ये जो एवरेज का मतलब है कि दोनों का, इसमें दोनों इंक्लूडेड है। क्लियर हो रही है बात। तो अब जरा देखिए, हमें ये एवरेज निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि किसी पैरेलल पाथ के का जो कंसेप्ट होता है, उसमें जो रिएक्शंस होती हैं ये सब फर्स्ट ऑर्डर की होती हैं। तो अब फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें पता है, तो भाई टी हाफ की इक्वेशन क्या बनेगी, 0.6932 अपॉन K1। अब फर्स्ट ऑर्डर रिवाइज करके तब इसे देखना बेटा, नहीं तो समझने में ये 1 की बात हो गई, ठीक है। अब ऐसे टी हाफ 2 की बात करें तो 0.6932 बाई K2, ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत, समझ पाए। अब जरा देखो यहां पर हम ऐसे कह दें भाई, जरा समझना इस चीज को, कि अगर हमें एवरेज टी हाफ निकालना है, टी हाफ एवरेज,
तो इसका क्या बनेगा 0.6932 अपॉन के एवरेज। क्लियर। और के एवरेज क्या होता है भाई K1 प्लस K2। तो यहां पर आप देखो ऐसे लिख सकते हो ना भाई 0.6932 अपॉन K1 प्लस K2। यहां से भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है, टी हाफ एवरेज। क्लियर हुआ। तो ये मिल गया हमें फॉर्मूला, यहां से निकाल सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई, समझ गए ना भाई। तो मिटा दिया जाए इसे। तो लो भाई इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ओढ़ ली मैंने चुनरिया तेरे नाम की। भाई गाली मत देना यार कि मास्टर इधर का उधर गा देता है। अरे हम कोई गायक है भाई, हम तो मास्टर आदमी हैं, भौंकने की आदत है, ठीक है। तो इधर जरा देख लो, ये तो हम ऐसे टाइम मेरा भी कट जाए, ठीक है। देख लो भाई। आप देखो बेटा इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ा लें अगर हम, तो क्या लिख सकते हैं टी हाफ एवरेज हमें चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.6932 डिवाइडेड बाई, देखो K1 की वैल्यू रख दें। ये देखिए यहां से भाई K1 अगर आप निकालोगे तो क्या लिख सकते हो K1 इज इक्वल टू 6932 अपॉन टी हाफ। समझ गए ना। तो अब जरा यहां पर हम K1 की वैल्यू रख दें इसमें, तो क्या बनेगा 0.6932 अपॉन टी हाफ, ये 1 हो गया, प्लस 0.6932 अपॉन टी हाफ 2 का मतलब ये वाला, समझ रहे हैं ना। तो अब जरा इसको देखो, ये कॉमन हो जाएगा, 0.6932 कॉमन हुआ और इससे कैंसिल हो गया। तो यहां पर क्या मिला T1/2 एवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन टी हाफ, 1 प्लस 1 अपॉन टी हाफ 2 हो गया ये भाई। क्लियर, समझ गए ना। अब अगर सिंप्लीफाई करो तो देखो क्या रिजल्ट आ जाएगा टी हाफ एवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन टी हाफ 1 प्लस 1 अपॉन टी हाफ 2, ठीक है। तो ये हमें इक्वेशन मिल गई एवरेज हाफ लाइफ फॉर डिसअपीयरेंस ऑफ ए को कैलकुलेट करने की। समझ में आ गई बात। क्लियर। तो देखो भाई हाफ लाइफ के बाद अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एंड सी को कैलकुलेट करने के लिए कि हम ए बी और सी की कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे एट गिवन टाइम। तो जरा देखिए ए के लिए तो अभी हम ऑलरेडी फाइंड आउट करा चुके हैं, पीछे अभी जस्ट बताया है क्या था, देखो रिमेन कंसंट्रेशन ऑफ ए एट गिवन टाइम इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, इनटू ई पावर माइनस के एवरेज इंटू टी। अभी ये डिराइव करवाया था ना भाई। तो यही है वो इक्वेशन जिससे हम रिमेन कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, अब टी की वैल्यू कुछ भी दी जा सकती है, पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लो टाइम टी पर हमसे ये पूछा जाए कि बी जो बना, बी प्रोडक्ट है, कितनी कंसंट्रेशन इसकी अवेलेबल होगी, कितना ये फॉर्म होगा। ऐसे सी के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो भाई देखिए अब अगर हमें बी के लिए लिखना है, बी प्रोडक्ट है, तो आप जानते हो यहां पर देखो अभी ऐसे लिखा था, समझ लो इसको जरा, ये K1 है। अब अगर ये बी प्रोडक्ट है तो बी के टर्म में भी हम क्या लिख सकते हैं, रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं ना। तो क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू ये K1 कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये बात समझ में आ रही है ना भाई, कंफर्म हुए। तो अब देखो यहां पर हमने
निगेटिव नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट है ना भाई, तो बट नेचुरल है कि क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो टाइम के साथ बढ़ती है ना, तो ये पॉजिटिव होगा। अब देखो ए की जो ये वैल्यू है ये मिल चुकी है ना, ये यहां हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, देखिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू K1 इंटू, ये देखिए भाई ए नॉट, ओके, इंटू ई पावर माइनस के एवरेज, मतलब क्या हुआ, K1 प्लस K2 इंटू टी। ये बात क्लियर हो गई, समझ रहे हैं ना? तो जरा देखो, थोड़ा सा समझो, इसको मैं थोड़ा और मॉडिफाई कर सकता हूं ना, ये देखिए कैसे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी यहां कर दिया इंटू डी टी, ठीक। अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आप जानते हैं ना इंटीग्रेट, यहां पर लिमिट्स क्या होंगी भाई, ये प्रोडक्ट है ना बी, बी क्या है, प्रोडक्ट, तो जब टाइम टी 0 होगा, ठीक, तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, 0। अरे भाई जब रिएक्शन ही शुरू नहीं हुई है तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा। अब जब रिएक्शन मान लो टी टाइम तक हुई, तो टी टाइम तक होने में यहां पर कितना बन गया, बी। अब इन लिमिट्स में अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लें भाई, ठीक है, समझ रहे हो ना? अरे समझदार तो तुम बहुत पहले से हो, ठीक है, बस थोड़ा सा डिवोशन लगा दो भला हो जाएगा, नथिंग। केमिस्ट्री तो यार एक तरीके से कहा जाए कि इंफॉर्मेशन की सब्जेक्ट है, जितनी इंफॉर्मेशन, जितना फैक्ट्स अपने पास रखोगे, ठीक है, उतना ही ऐश करोगे। वही चीज मैं आपको कोशिश कर रहा हूं बताने की, मतलब सड्डे नाले रहोगे तो ऐश करोगे, है ना भाई, लाइफ के सारे मजे कैश करोगे। तो देखो अब इंटीग्रेट इसको करके हम लिख सकते हैं, लेकिन कोई इतना लंबा चौड़ा करने की हमें जरूरत है नहीं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट हम यहां लिख देते हैं कि ऑन इंटीग्रेशन वी गेट, ठीक है। देखो यहां पर डेरिवेशन तो पूछा नहीं जाएगा, फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप यहां पर प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, डायरेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज नहीं होगा भाई, समझ रहे हैं ना। तो क्या बनेगी भाई यहां पर, ठीक है, तो इंटीग्रेट करके इसको लिख देते हैं भाई, तो क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू के एवरेज टी, ठीक है। तो ये हो गया भाई K1 ए नॉट अपॉन K1 प्लस K2, या के एवरेज लिख दो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हैं ना, 1 माइनस ई पावर माइनस के एवरेज लिखो, या K1 प्लस K2 इंटू टी। बात समझ में आ रही है ना भाई, देख लो हमने इंटीग्रेट किया है सही से, कोई कमी तो नहीं रह गई इसमें भाई, जल्दी से देख लीजिए, चेक कर लो एक बार, चेक कर लिया। अच्छा, डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता भाई, गुरु गुरु होगा, सही है भाई, तो बात समझ गए ना बेटा। तो इस रिलेशन से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक, और इससे क्या मिल जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कहां पर, जो भी टाइम दिया गया है उस टाइम टी पर। अब इसी तरीके से देखो, सिमिलरली अगर हमसे क्या कह दिया जाए, सिमिलरली फॉर प्रोडक्ट सी, ठीक है ना भाई। अब सी डी ई जितने भी दिए हैं, बस केवल चेंज क्या होगा, देखो टर्म बदल जाएगा, K1 की जगह K2 आ गया, क्योंकि अभी जो पैरेलल पाथ का डायग्राम बनाया था ना भाई, याद है ना, ये देखो कितनी हर बार कितना कितना बनाए भाई, ये K2 ये K1, समझ गए ना। तो K2 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन के एवरेज लिखो, या K1 प्लस K2 कर दो, बाकी चीज वैसे ही रहेगी, के एवरेज इंटू टी, ठीक है।
अब ऐसे मान लो D है, E है, तो यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ D ये K3 हो जाएगा, तो नीचे भी डिनोमिनेटर में K1 प्लस K2 प्लस K3, समझ गए ना। कोई दिक्कत अब इसमें है नहीं। तो जरा देखियो भाई, कई बार हमें जो है बहुत शॉर्टकट में आंसर मिल जाता है, कैसे कर ले। अब जरा बी और सी वाले टर्म को ध्यान से देखो, तो क्या है कि यहां से देखो K1 अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है, और ये काफी कुछ तो सिमिलर है ना। तो अगर हम रेशियो ले लें, ठीक है, तो भाई देखिए कि 10 हमें क्या मिल सकता है, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी टू कंसंट्रेशन ऑफ सी इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, ए नॉट कैंसिल हो गया, K1 प्लस K2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा K1 अपॉन K2। अब यहां से रिजल्ट क्या निकला, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म्ड, जो प्रोडक्ट बना है, अरे कितना बेहतरीन लाइन है, ठीक है, जितनी तारीफ करें उतनी कम है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, रेट कांस्टेंट के। देखो भाई हम कह सकते हैं ना, बी वाला क्या है, K1 था, तो बी की जो बी प्रोडक्ट बना, इसकी कंसंट्रेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, कि उसके रेट कांस्टेंट यानी K1 की बात होगी। ऐसे सी वाला K2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये लाइन आपके ब्रेन में होनी चाहिए, ठीक है भाई, ये चीज समझ गए ना। तो बी सी डी जो भी प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट की रिमेनिंग कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट होगी, समझ में आ गई बात। अब यहीं पर आपको एक और बात इसी लाइन से समझा देते हैं। देखो कई बार पूछ लिया जाता है परसेंटेज, ठीक है, प्रोडक्शन या परसेंटेज यील्ड करके पूछ लेते हैं, समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट ये कैसे निकालेंगे भाई, ठीक है, तो ये नोट हो गया है ना, तो इसे हटा दिया जाए भाई, मिटा दूं, ठीक है, ये लीजिए भाई। तो यहां पर आप जरा सोचिए कि क्या कंडीशन बनने वाली है, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा छोटा बेहतरीन फॉर्मूला, ठीक है, यूं रहा। अब देखो परसेंटेज प्रोडक्शन और यील्ड, अब हम परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ बी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, किसके लिए भाई, प्रोडक्ट बी की बात कर रहे हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, क्या बनेगा। अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, रेट कांस्टेंट के। तो भाई हम ऐसे लिख सकते हैं ना, K1 अपॉन K1 प्लस K2। भाई टोटल प्रोडक्ट कितना बन रहा है, आप देखो B और C दो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना। अब B ज्यादा बनेगा कि C ज्यादा बनेगा, डिपेंड करता है किस पर, रेट कांस्टेंट पर। अभी शुरू में स्टार्टिंग में बताया था ना कि अगर K1 मच मोर ग्रेटर देन K2 है, इसका मतलब मेजर प्रोडक्ट B हुआ, मेन रिएक्शन A2B हुई। और अगर K2 ग्रेटर है तो मेन प्रोडक्ट C होगा, समझ रहे हैं ना। तो यहां पर भाई देखो कि ये जितना ज्यादा होगा वो ये उतना ज्यादा बनेगा, यानी जो नेट प्रोडक्ट होगा उसमें B ज्यादा होगा कि C, किसका फ्रैक्शन ज्यादा होगा, तो जिसका रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा, ठीक, समझ गए, इनटू 100। कोई दिक्कत भाई, इसको थोड़ा सा भले आदमी की तरह लिख दिया जाए, इनटू 100 हो गया। ऐसे परसेंटेज प्रोडक्शन सी के लिए ले ले, तो K2 अपॉन K1 प्लस K2, क्लियर हो रही, इनटू 100, ठीक है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं भाई, परसेंटेज प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत, समझ में बात आ रही है भाई, वेरी गुड। अब बेटा जी देखो इसी तरीके से हम यहां पर एवरेज, ठीक है, एवरेज एक्टिवेशन एनर्जी, एवरेज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एवरेज एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड,
कैन बी कैलकुलेटेड बाय। अब एवरेज एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, इसका भी तरीका देख लीजिए भाई, कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहां पर ई एवरेज, अब ये क्या है, मतलब यहां पर ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी एवरेज, ठीक है ना। तो मान लो कि इस पाथ की एक्टिवेशन कितनी है भाई, ये है EA1 यानी ए वाले की, या हम पूरा थोड़ा अलग से लिख देते हैं, जरा देखो, ये ऐसे है भाई बी और ये ऐसे है सी। अब मान लो यहां एक्टिवेशन एनर्जी क्या है EA2, यहां की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है 1, तो इन दोनों को मिलाकर इसके डिसअपेरेंस वाली जो पाथ हुई नेट, इसकी एवरेज कितनी हो गई, ये वैल्यू हमें यहां पर बतानी है भाई, ठीक है ना। यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी यहां पर हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, अगर इस पॉइंट पर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो आसानी से ये चीज हम निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या होती है भाई, देखो ई एवरेज इज इक्वल टू EA1, ठीक है, K1 प्लस EA2 K2। अब मान लो 3, 4, 5 जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब के लिए ऐसे ही हम प्लस करके लिखते रहेंगे भाई, क्या करेंगे, प्लस करके हम लिख लेंगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2, ठीक है, या प्लस K3 जितने भी हैं, समझ रहे हैं ना। तो यहां पर ये हमें रिजल्ट मिल गया, ठीक है, क्या निकालने का, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। बात समझ गए। देखो हमने पहले ही कहा था कि ये जो कंसेप्ट है हमारा, ये कंसेप्ट बोर्ड के लिए तो भाई बिल्कुल नहीं है, समझ रहे हैं ना, किसके लिए है, कंपटीशन के लिए है, और डिफिकल्ट नहीं है। यहां से हमने देखिए काफी कुछ डेरिवेशन आपको करा दिया है, ठीक है, जिससे थोड़ा समझने में एक कंटिन्यूटी रहे, रिदम मेंटेन रहे। लेकिन आप ये ध्यान रखें, डेरिवेशन में उलझने की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला ध्यान में रखें, ठीक है, और आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये नोट कर लें भाई, जल्दी से नोट हो गया, मिटा दिया जाए, वेरी गुड। तो अब हम लोग इस पर देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन, देखने में तो डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर आपको जरा भी आइडिया है तो तुरंत आप इसे, जिसको कहते हैं ना, पलक झपकते सॉल्व कर देंगे। तो आइए देख लेते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है, पहला क्वेश्चन यहां पर लेते हैं, एक रिएक्शन यू ले लेते हैं भाई कि ये बी है और ये सी बन रहा है, ठीक है, यहां पर K1 है और यहां पर K2 है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 60% डीकंपोजिशन, ठीक है, ऑफ ए takes 60% decomposition of A takes place in 20 minutes। कितने मिनट में हो रहा है भाई, ये 20 मिनट में हो रहा है। एंड एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट showed that 75% of B, ठीक है, and 25% of C are present, ठीक है। कैलकुलेट K1 and K2। तो क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें भाई, तब तक हम थोड़ी सी मिसाइल में बारूद मिला दें, ठीक है, अदरवाइज
काम कैसे बनेगा, ठीक है। तो जल्दी से भाई यहां पर कोशिश करें, देखें क्या रिजल्ट आने वाला है। क्वेश्चन समझ लिया तो आइए सॉल्व करते हैं। देखो कहा गया है कि 60% ए की जो भी अमाउंट हमने लिया है उसका 60% डीकंपोज होने में 20 मिनट लगता है। दो पाथ हैं, पैरेलल पाथ का कंसेप्ट है। कहा गया जितना प्रोडक्ट बना, जब टोटल प्रोडक्ट को एनालाइज किया तो मिला कि टोटल प्रोडक्ट में 75% क्या है, बी प्रेजेंट है और 25% सी है। इसका मतलब मेजर प्रोडक्ट बी हुआ। इसका मतलब K1 ग्रेटर आना चाहिए किससे, K2 से। क्लियर हो गई बात, यहीं से समझ गए ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब हम कहें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं बेटा। अभी आपको बताया था ना, याद करो वो लम्हे जब हम आप ये पढ़े थे, कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सी इज इक्वल टू क्या, K1 अपॉन K2। तो भाई बी कितने परसेंट, 75 और सी कितना, 25। तो भाई हम क्या कह सकते हैं कि इनकी वैल्यू रख दें। तो K1 K2 का रेशियो क्या आ गया, 3। भाई 75 अपॉन 25। इसका मतलब ये हो गया कि K1 इज इक्वल टू 3K2, ये हमें मिल गया। बोलो भाई किसी तरीके का कोई समस्या यहां पर है नहीं। तो अब जरा देखिए, अभी हमने ए के लिए, ठीक है, इस ए के डिसअपेरेंस के लिए हमने काइनेटिक इक्वेशन बनाई थी ना, क्या याद करो, के एवरेज इज इक्वल टू 2.303 है, या चलो एलएन का टर्म ले लेते हैं, ठीक है। यहां पर 1/t और एलएन इनिशियल अपॉन इनिशियल माइनस कंज्यूम्ड। भाई ए इनिशियल है और एक्स कंज्यूम्ड, तो ए माइनस ए क्या हुआ, रिमेन। बता चुके हैं तरीका। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं भाई और के एवरेज निकाल लेते हैं। तो के एवरेज इज इक्वल टू 1/20, ठीक है। कितने टाइम में डिके की बात कही गई, 20 में। अब ये हुआ एलएन। इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हम 100 लेते हैं, समझ पाए ना भाई, या चलो ए ही रहने देते, मान लो ए है, तो ए माइनस कितने परसेंट डीकंपोज हुआ इनिशियल का, 60। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 0.60 या ए। क्लियर हो रहा है ना, ये भाई क्या है, 0.6 ए। समझ पा रहे हो इस बात को। अगर इनिशियल ए है तो ए का 60% डीकंपोज हुआ ना, तो 0.6 से हमने लिख दिया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, के एवरेज इज इक्वल टू 1/20 एलएन। तो ये 0.4 ए बचा और ए से ए कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया भाई, 1/0.4। और 1/0.4 को सिंप्लीफाई करें तो 10/4 यानी 2.8, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख दूं भाई कितना, 2.5, सॉरी 2.5। ये आप यहां पर ध्यान रखना, ये कितना आएगा, इतना। अब इसको सॉल्व करोगे 10/4, इसका मतलब 2.5। कोई दिक्कत, देख लो एक बार, किसी तरीके कोई कंफ्यूजन हो तो बताना भाई। है कोई, नहीं है। तो आइए, के एवरेज इज इक्वल टू 1/20। अब देखो ln 2.5 की वैल्यू 0.9163 होती है। कितनी होती है भाई, 0.9163। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आ जाएगा, के एवरेज। जल्दी से डिवाइड करो भाई, डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है। अगर एग्जैक्ट आंसर चाहते हो तो, नहीं चाहते हो तो कोई बात ही नहीं है। कर लिया, कितना आया, 0. बोलो 0.114। देखो भाई यही आएगा, जल्दी से चेक कर लो, ठीक। तो किस, यहां पर देखो यूनिट टाइम का क्या दिया है भाई, मिनट। तो ये क्या हो जाएगा, मिनट इनवर्स। तो के एवरेज इतना मिल गया आपको। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब जरा देखो, आप जानते हो कि के एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, K1 प्लस K2।
कोई दिक्कत, ये तो क्लियर है। अब यहां से देखिए भाई क्या निकाला था, K1 इज इक्वल टू 3K2, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं के एवरेज की वैल्यू रख दो 0.0114 इज इक्वल टू ये 3K2 प्लस K2, तो ये क्या आ गया 0.0114 इज इक्वल टू 4K2, तो यहां से K2 निकाल लो भाई, ठीक है, K2 निकालो, कैलकुलेट करो, कितना आ गया भाई। अब जब K2 आ गया तो कोई टेंशन है नहीं ना भाई, अब तो यहां से देखो K2 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, K1 मिल गया। लेकिन याद रहे क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग K1 शुड बी लार्जर देन किसके भाई, बोलो जल्दी से बोलो भाई। ये देखो भाई ये कैलकुलेशन कुछ गलत हो गई है, थोड़ा सा आप ध्यान दें 1 मिनट के लिए, ये थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक हो गई है, इसको करेक्ट कर लेते हैं भाई, 1 मिनट। देखो ये आप कैलकुलेट करें थोड़ा सा इसको, के एवरेज, इसको हम ऐसे कर देते हैं, देखिए K1 प्लस K2, ठीक है। अब यहां से वैल्यू रख दें तो ये हो गया टोटल, समझ गए ना, 3K2 प्लस K2 इज इक्वल टू 0.9163 अपॉन 20, ठीक है। तो ये हुआ 4K2 इज इक्वल टू 0.9163 बाई 20, तो K2 इज इक्वल टू क्या हो गया, अब ये यहां से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना भाई, तब ये वैल्यू आएगी, ठीक है। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, गलती से मिस्टेक हो गई है भाई, इसे कंसीडर कर लेना है। अब K2 की वैल्यू आ गई, अब हम इसका यूज करें, ठीक है, देयरफॉर K1 इज इक्वल टू 3 इंटू K2 ये हो गया 0.0114, तो ये आ गया कितना भाई 12 और 314, ये हो गया 3, यानी समझ गए ना भाई पॉइंट। अब देख लो भाई ये लार्जर है इससे, तो इस तरीके से हमने क्या फाइंड कर लिया, K1 और K2। तो समझ में बात आ गई, जल्दी से नोट कर लें भाई, हो गया, वेरी गुड, समझ गए ना। तो आओ एक और बहुत ही बढ़िया सा, ठीक है, क्वेश्चन कराते हैं हाफ लाइफ का। ऑलरेडी ये क्वेश्चन इस टाइप के मेडिकल में भी आ गए चुके हैं ऑलरेडी और आईआईटी में, तो अब हम सेम टाइप का है, ठीक है। तो अब 2 बार नहीं कराएंगे, एक क्वेश्चन करा रहे हैं, आप समझ लेना कि किस तरीके के व्यूज बनेंगे यहां पर, ये बी और ये सी, ठीक है। कहा गया यहां पर देखो, ये हुआ टी एवरेज, ठीक। अब इसके लिए हमने टी हाफ 1 ले लिया, कहा गया ये कितना है 4 आवर्स है, और इसके लिए टी हाफ 2 दे दिया गया, कहा गया ये 12 आवर्स है, ठीक है। तो बताइए भाई कि जो ए के लिए टी एवरेज फॉर डिके, ठीक है, रिएक्शन ऑफ ए, तो ए के डिके के लिए ए के डिसअपेरेंस की जो टी हाफ एवरेज होगी ये कितनी होगी, टी हाफ एवरेज, ठीक है। तो बेटा आपको फॉर्मूला पता ही है कि टी हाफ एवरेज इज इक्वल टू 1 बाई टी हाफ 1 प्लस 1 अपॉन टी हाफ 2, क्लियर। तो भाई वैल्यू रख देते हैं, 1/4 हो गया टी हाफ 1 की वैल्यू, और ये 1/12, एलसीएम ले लीजिए, कितना आया, बोलो भाई, ये हो गया 4, 1/3 आ गया, ठीक है। तो एलसीएम ले लिया हमने, तो टी एवरेज कितना आ गया बेटा, ठीक है, टी एवरेज आ गया 3 आवर्स, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो वही मैं कह रहा था आपसे कि आपको डेरिवेशन में उलझने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या कर लें, फॉर्मूला याद कर लें बाई प्रैक्टिस, और जो वैल्यू दी जाएगी डायरेक्ट फिट करें,
छटाक से आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो खुश रहें, आनंद लेते रहें, कुछ और प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार, बाय बाय।